और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन का सैनिक पकड़ा गया है। चीन का सैनिक पकड़ा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लद्दाख में चीनी सैनिक पकड़ा गया है। तो लद्दाख में चीनी सैनिक को पकड़ा गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एलएसी क्रॉस कर कर आया था ये सैनिक, जिसे पकड़ लिया गया है। चीन के सैनिक से फिलहाल चल रही है पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से। लद्दाख में पकड़ा गया है चीनी सैनिक। जानकारी ये कि एलएसी क्रॉस करके आया था ये चीनी सैनिक, जिसको पकड़ लिया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है। एलएसी पार करके आया था ये सैनिक, जिसको फिलहाल पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। चीन के सैनिक से हो रही है पूछताछ। और आपको बता दें, कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के भंडारा से आ रही है, जहां 10 मासूमों की मौत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। आग रात के 2 बजे अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट के आईसीयू में लगी थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सबसे पहले धुआं देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन तब तक आग अस्पताल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे, इनमें 7 को बचा लिया गया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े, वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज़्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है। कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही से। एक अगर से आधे घंटे, अगर 2 मिनट के अंदर अभी यहाँ पे स्टाफ के अगर सबको मालूम पड़ता, समझ लो कि 2 मिनट के 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर स्टाफ को मालूम पड़ता, इस भैया ने, एक दूसरे भैया ने बाहर से आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ कहाँ गया? जो बचाने वाला या सिक्योरिटी कहाँ गए? इस घटना में करीब 10 बालकों की मृत्यु हुई है और 7 बालकों को हम जीवित बचा पाए हैं। कैसे आग लगी ये बताना अभी मुश्किल है। ये जब एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, उनकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही इस पे कुछ बोला जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना, 10 मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई। पीड़ित परिवार जो हैं वो क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से किस तरीके की मांग अब रखी जा रही है? देखिए, पीड़ित परिवार अभी फिलहाल सदमे में है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सुबह से हमारी बात हो रही है, सभी ने ये मांग की है कि इस घटना में जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वजह साफ है कि अगर परिवार के सदस्य अगर वहां पर मौजूद होते और उसके बाद ये घटना होती तो फिर परिवार को दोषी दिया जा सकता था। लेकिन अगर उस वार्ड में, उस जगह परिवार के लोगों को जाने नहीं दिया गया, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं ये पूरी घटना लापरवाही की वजह से है। और ऐसे में जांच और दूसरी सारी चीजों के जरिए सिर्फ मामले को लटकाने की बजाय तुरंत
कार्रवाई होनी चाहिए, जो अब तक करीब 14 से 15 घंटे हो गए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अस्पताल प्रशासन अभिषेक क्या कह रहा है? अस्पताल प्रशासन कहीं न कहीं अब इसमें लापरवाही की बात तो सामने नहीं कह रहा है, लेकिन इंटरनल खबर ये है कि इसमें लापरवाही की बात। ठीक है अभिषेक लौट रहे आपके पास। इस बीच ये बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत ही वेदनादायी और शर्मनाक इस प्रकार की घटना है। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में 10 बालक सरकारी अस्पताल में जलकर मर जाते हैं, इससे शर्मनाक दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी भंडारा जिला अस्पताल का दौरा किया और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शॉर्ट सर्किट से ये दुर्घटना घटी है या एसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, इसका फायर ऑडिट हुआ था कि नहीं, ये सारी बातें अभी इन्वेस्टिगेशन में आ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भंडारा हादसे में बच्चों की मौत पर दुख जताया और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उन बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिनका सुनहरा भविष्य छीना गया। मुझे ज्ञात है कि एनसीपीसीआर इस वक्त उनसे रिपोर्ट की दरकार व्यक्त कर चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही एनसीपीसीआर की ओर से कोई विशेष टिप्पणी आ पाएगी। वर्तमान में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में जिन बच्चों का निधन हुआ वो हम सब के लिए, देश भर के नागरिकों के लिए दुख का विषय है। उधर पीएम मोदी ने भंडारा की घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जहां हमने कई मासूमों को खो दिया। मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। उम्मीद है कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। भंडारा की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया। अमित शाह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना दर्द शब्दों में नहीं बता सकता। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़ित परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। सर्किट की वजह से जो मुझे बताया गया है, प्रथम दर्शनी की वहाँ पर आग लगी और वो फायर के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निर्माण हुआ। वहाँ पर जो भी नर्स और वार्ड वाइज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। उसमें सफोकेशन से 7 बालक की मृत्यु हुई और 3 बालक की फायर के वजह से मृत्यु हुई है। यहाँ पर ये घटना स्थल पर कलेक्टर, एसपी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, सिविल सर्जन सभी लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे के बाद अभी तक काम कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी ने ये वेव किया है और पोस्टमार्टम न करते हुए बॉडीज को फैमिली के ताबे में देने के लिए वहाँ पर हमने आदेश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। उधर भंडारा में 10 बच्चों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, भंडारा जिला अस्पताल में आग से मासूमों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना।
और आइए बढ़ते आगे। बीजेपी ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ममता सरकार केवल कटमनी और भ्रष्टाचार में जुटी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई काम किए और एमएसपी बढ़ाने के साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को भी लागू किया। कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ, और किसान की आवाज जो ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान देना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि 3 कृषि सुधार कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में जुटी है, जबकि ममता सरकार ने किसानों को सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया है। 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले हैं और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बर्धमान की रैली में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार के जाने की बात कही। इससे पहले उन्होंने कृषक सुरक्षा अभियान में हिस्सा लिया। बर्धमान में नड्डा का पारंपरिक बांग्ला अंदाज में स्वागत किया गया। नड्डा ने बर्धमान में प्राचीन राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। बर्धमान में नड्डा ने सड़कों पर स्वागत के लिए जो लोग उमड़े थे उनका अभिवादन भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ममता सरकार केवल कटमनी और भ्रष्टाचार में जुटी है। अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कटमनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। जेपी नड्डा ने दावा किया कि बंगाल में ममता की सरकार का जाना निश्चित है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बननी तय। राधा
गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। नड्डा ने अगले चुनाव के लिए बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए घर घर जाकर किसानों से एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया और एक किसान के घर जाकर भोजन भी किया। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की जब 5 किसानों के घर पर आज जेपी नड्डा पहुंचे और वहां से एक एक मुट्ठी चावल उन्होंने इकट्ठा किया। असल में ये बीजेपी के अभियान का हिस्सा है। एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा ने कुछ इस अंदाज में और उसके बाद 48,000 गाँव में इसको कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर इसके बाद की जब एक किसान के घर पर जेपी नड्डा ने भोजन किया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।